Assalamu alaikum, students. Hope you all fine today. Today I am starting the new topic, new chapter of project development, evaluation and feasibility, which is technical analysis. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे. ये चैप्टर पूरा का पूरा प्योरली आपका थ्योरी बेस्ड है, तो कैलकुलेशन की ऐसी ज़रूरत नहीं होगी आपको इसमें. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू सम ऑडियो. और इसके अलावा इस चैप्टर के जो मैं ऑडियो है वो आपको ड्यूरिंग वेकेशंस आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोशिश भी नहीं की कि वो देखें इस वीडियो ऑडियो को, बट इंशाल्लाह इस बार मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने देखना होगा. टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. प्रशांत चंद्रा की बुक जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड की है, उस बुक के थ्रू जो है वो इस चैप्टर को बहुत इजीली गेट कर सकते हैं. इसके पीछे जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली टेक्निक. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है ये टेक्निकली कितना ज़्यादा फिजिबल है और टेक्निकली ये आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है. उसके लिए यू शुड नो द टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल में आपके पास दो टर्म्स यूज हो जाती हैं. एक वो कि जिसमें आप सबसे पहले तो ये देखते हो कि टेक्निकल में टेक्निक कौन सी यूज की जा रही है. आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है और यहाँ जो है वो लेबर्स की एक बल्क तादाद है. हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत लिमिटेड काम होता है. इस वजह से हमारा कैपिटल और मशीनरीज के लिए हम आउटसाइड द कंट्रीज डिपेंडेंट होते हैं, जो कि हमारे लिए कॉस्टली होता है. तो बेस्ट टेक्निक हमारे लिए क्या है कि हम कम पैसों में ज़्यादा लेबर हायर करके अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम बनाएं. इसी तरह जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वहाँ पर पॉपुलेशन साइज इतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस वन, कि वहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहा होता है और न्यू टेक्नोलॉजीज वो इनोवेट हर साल हर मंथ करवा रहे होते हैं. Basically we are depending, as a developing country we are depending on these developed countries research and development, because we are not we don't do any enough production according to this techniques. तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो दो तरीके के आपके पास टेक्निक होती है. एक होती है आपकी लेबर इंटेंसिव और दूसरी आपके पास होती है कैपिटल इंटेंसिव. अगर तो आप डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं और आपका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू दिस वन, कि आप न्यू मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करवाएं, तो बेस्ट आप पॉसिबिलिटी यही है कि आप कम वेजेस पे ज़्यादा लेबर हायर कर लो, तो वो आपकी कॉस्ट को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा. इसी तरह जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट करती हैं कैपिटल के ऊपर, मशीनरीज पे. तो वो ये कहती हैं कि हमारे लेबर जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो वो हमारे लिए कॉस्टली होंगे. दैट्स वाई वी विल यूज द कैपिटल गुड्स. तो हम ये कह रहे हैं कि हर कंट्री में जो है वो वेरी करती है टेक्निकल एनालिसिस. चलिए चैप्टर यूज करते हैं. इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल एनालिसिस इज टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स आर टेक्निकली feasible. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आपको ये बता रहा होता है, ये एनालिसिस एक तरह का होता है कि ये आपको बताता है कि क्या प्रोजेक्ट मेरे लिए टेक्निकली फिजिबल है. टेक्निकली फिजिबल मतलब यानी टेक्निकली मेरी पहुंच में हो. Like the required inputs, land, labor, capital and technology are available or not. क्या लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, और हमारे रिक्वायर्ड इनपुट्स भी यही होते हैं, तो क्या ये हमारे लिए इस हद तक अवेलेबल है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, या हमारी अवेलेबिलिटी लेस है. अगर तो मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेसर है, तो मुझे इसका मतलब है मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ. इट मीन्स कि आगे जाके मुझे हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग करना पड़ेगा. देन इट हेल्प्स टू फैसिलिटेट प्रोजेक्ट्स इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, साइज, लोकेशन एंड सो ऑन. बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल पे नहीं डिपेंडेंट करता, बल्कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट कर रहा होता है, उस एरिया के साइज पे डिपेंड कर रहा होता है. मेरे पास अगर 10 लेबर है और मेरे पास 1000 स्क्वायर यार्ड कल्टीवेशन के लिए ज़मीन है, तो 10 लेबर तो मेरे लिए इनफ नहीं है, ठीक है ना. तो साइज ऑफ लैंड जो है वो मेरा ज़्यादा है, बट लेबर मेरे पास बहुत लिमिटेड है, और जिसकी वजह से मेरी जो बाकी की ज़मीनें हैं वो ज़ाया हो रही है. लेट्स सपोज दिस, आई एम सपोजिंग हियर, and I need more than 10 laborers for the cultivation of this production.
तो दैट्स वाई इसका मतलब है कि मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड मेक माई सेल्फ एज टेक्निकली स्ट्रांग, देन आई विल डू द एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आप किस तरह की टेक्नोलॉजी चॉइस करना चाहते हो, पसंद करते हो अपनी प्रोजेक्ट्स के अंदर। बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्ट के बात करेंगे, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की या किसी और उसकी प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, आप किस तरह की टेक्नोलॉजी चॉइस करना चाहते हो। ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। The ease with which a particular technology can be observed can influence the choice of technology. Sometimes a high technology may be beyond the absorptive capacity of a developing country, which may lack trained personnel to handle that technology. ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन से मेरी मुराद ये है कि इजीली हमारी इकोनॉमी इस चीज को अडॉप्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो उन्हें यूज कर रही हैं, उसे यूटिलाइज कर रही हैं, और वो लेट सपोज बिलियन ट्रिलियन अर्न कर रही हैं। मैंने कहा वो कंट्री इतना ज्यादा अर्न कर रही है, तो मैं भी अपनी इकोनॉमी के अंदर ये टेक्नोलॉजी मंगवा कर और मैं भी जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। जब मैंने अपनी कंट्री में उस मशीनरी को इंट्रोड्यूस करवाया, तो भाई मेरे पास तो लेबर ही नहीं थे कि जो कि वो ये टेक्नोलॉजी को कर सकते। तो ये कर्स थे, वो उसको इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। यानी हाई लेवल टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी है मेरे पास, बट मेरे पास वो लेबर ही नहीं है कि वो इस चीज को एब्जॉर्ब कर सके, उस चीज को ऑपरेट कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जरूर आए, इस लेवल की आए कि जिसे हम इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। या अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप बाहर मुझसे लोग हायर करके और उनसे करवाएं ये काम, तो दैट विल बी गुड। इजी ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इजीली आपके जो लेबर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें। अदरवाइज यू हैव टू गिव देम द ट्रेनिंग्स, अदरवाइज यू विल गेट ह्यूज लॉस इन दिस केस। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चॉइस करते हुए सबसे पहले क्या चीज आपने नोट डाउन करनी होती है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस। द एडवोकेट ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो अच्छी टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी अर्ज आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है इस चीज के लिए, दैट द टेक्नोलॉजी शुड बी इवैल्यूएट इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेदर द टेक्नोलॉजी यूटिलाइज लोकल रॉ मटेरियल्स, क्या ये टेक्नोलॉजी जो आप मुतारिफ करवा रहे हैं, क्या ये लोकल रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज कर सकती है इजीली, या ये जो टेक्नोलॉजी आपने हाई फाई मंगवा ली है तो इसके लिए रॉ मटेरियल्स भी हाई फाई होने चाहिए और वो भी बाहर ममालिक से ही आने चाहिए, और वो आपकी कॉस्ट को फर्दर इंक्रीज करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास है क्या वो यूटिलाइज कर सकती है आपके लोकल रॉ मटेरियल्स। अदरवाइज अगर आप बाहर ममालिक से मंगवाएंगे तो वो आपके लिए क्या बढ़ जाएगा, आपकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। Whether the technology utilizes local manpower, क्या ये टेक्नोलॉजी आपके लोकली यानी आपकी डोमेस्टिक मैन पावर यूटिलाइज कर सकते हैं, या आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप अपने ही इकोनॉमी के लोगों को अनएम्प्लॉयड करते हुए बाहर ममालिक के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का दर्जा दें। तो दैट विल बी अ वर्स्ट सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी कि आप अपने लोगों को अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं। Whether the goods and services produced cater to the basic needs, क्या ये गुड्स मतलब हाँ ये गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्या ये बेसिक नीड्स को हमारी फुलफिल कर रहे हैं। वेदर द टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस, क्या ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी हमारे इन्वायरमेंट को तो ख़राब नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं इससे इतना ये टेक्नोलॉजी इतनी हैवी है कि मुझे प्रोडक्शन तो बहुत मैक्सिमम करके दे रही है, लेकिन इसके थ्रू जो मेरे पास पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है मेरी सोसाइटी के लिए। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोटेक्ट कर सके हमें किस चीज़ से, इकोलॉजिकल बैलेंस से। वेदर द टेक्नोलॉजी इज हार्मोनियस विद सोशल एंड कल्चरल कंडीशन, क्या ये टेक्नोलॉजी जो आपके वो मुल्क में आ रही है क्या ये आपकी सोशल और कल्चरल कंडीशन को स्टेबलाइज रख रही है, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है। इसका मतलब ये है कि इस टेक्नोलॉजी से जो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो क्या वो हमारे कल्चर को, सोशल कंडीशन को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लोग जो हैं वो उनकी जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ रहा है
और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, डिप्रेस रहने लगे हैं। तो यू शुड चूज सच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी which is less harmful for the society, for the cultural conditions and ecological balance. ये बहुत मैटर करती है कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास मुल्क में आ रही है या आपके अपने मुल्क में प्रोड्यूस हुई है, वो टेक्नोलॉजी लोकल रॉ मटेरियल्स को भी यूटिलाइज कर सकती हो, वो टेक्नोलॉजी लोकल मैन पावर को भी यूटिलाइज कर सकती हो। इसके अलावा वो टेक्नोलॉजी से पॉल्यूशन लिमिटेड निकले, क्योंकि पॉल्यूशन तो होगा बट इन अ लिमिटेड पोजीशन कि जो आपकी सोशल और कल्चर कंडीशन को डिस्ट्रॉय ना कर सके। देन मूव मटेरियल इनपुट्स एंड यूटिलिटीज। आप जो टेक्नोलॉजी ले रहे हो, टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात कर रहे हो ना, तो उसमें तो टेक्नोलॉजी एक टर्म है, लेकिन नेक्स्ट आपके पास टेक्निकली फिजिबिलिटी की क्या टर्म्स है? मटेरियल्स होना चाहिए, इनपुट्स होने चाहिए एंड अदर यूटिलिटीज। यानी अगर आप एक प्रोजेक्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है या किसी और चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। It concerned with define requirements for material and utilities, specify their properties and setting up a supply chain. सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के लिए पता होना चाहिए कि आपको क्या मटेरियल्स चाहिए, क्या यूटिलिटीज चाहिए। ठीक है, लेट सपोज मैं ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट मैंने लिया हुआ है और मुझे उसके लिए डिफरेंट वायरिंग्स की ज़रूरत है। ये सब मटेरियल्स में आ रहे हैं, डिफरेंट वायरिंग्स की ज़रूरत है, मुझे आयरन की ज़रूरत है, मुझे डिफरेंट उसके इनपुट्स की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, उस जगह की लैंड की ज़रूरत है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ में मुझे उसको बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाए तो फिर मुझे पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड द एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस सबसे पहले मुझे डिफाइन होने चाहिए प्रोजेक्ट्स के लिए। जब ये मेरे पास डिफाइन होंगे और मैं इनकी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई कर दूंगी कि ये बेसिकली जो मुझे रिक्वायरमेंट है उनकी वजूहात क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, देन फिर मैं सेटिंग अप अ सप्लाई चेन। अब मैं उसमें क्या करूँगी, सेटिंग स्टार्ट कर दूंगी सप्लाई चेन की, कि ये जो मुझे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, मुझे कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्टर से जो है वो ये मटेरियल्स, ये यूटिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगे। जब मैं एक एरिया से दूसरे एरिया में कन्वर्ट करवाऊंगी, एक एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ वो मूव करेगा, कन्वर्ट होगा, तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। की यानी वो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होगा, फिर दूसरी जगह से हमारे पास तीसरी जगह सप्लाई होगा। लाइक आयरन मैंने एक उससे लिया, एक कंपनी से, दूसरी कंपनी ने जो है वो पूरा ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार किया, फिर तीसरी कंपनी ने उस चीज़ को आपके पास सॉरी तीसरी कंपनी ने जो है वो उस चीज़ को जो है वो लोगों के लिए खड़ा करके रख दिया कि फिर वो उसको यूटिलाइज कर सके। दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन, कि आपके पास एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होती चली जा रही है। द नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। रॉ मटेरियल्स की जो हम बात करें, इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मिनरल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, आपकी मैराइन प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट्स कोई सी भी हो सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। प्रोसीड इंडस्ट्रियल मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, वो जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको किस में प्रोसीड किया जाएगा, जो भी रॉ मटेरियल्स होंगे उनको इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोसीड किया जाएगा, ताकि वो उसको एक बेटर वे में, एफिशिएंट वे में मटेरियलाइज कर सकें। देन ऑक्सिलरी मटेरियल्स एंड फैक्ट्री सप्लाईज, इसके अलावा भी अदर जो होते हैं, जो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें मिनरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, ना पेराइन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, बट स्टिल कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं, अदर मटेरियल्स जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट्स में, हम उनको ऑक्सिलरी मटेरियल्स कह रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्री सप्लाईज, ये आप लोग काउंटिंग में भी ब्रीफली पढ़ चुके होंगे। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स से जो मुराद है इनकी, वो कह रहे हैं कि इट कंसर्न विद प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, मार्केट रिक्वायरमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट मिक्स होती है ना, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट है, मैंने एक प्रोडक्शन का सेक्टर ईजाद किया, मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो लेट सपोज लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है मेरी। ठीक है, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी, उसके अंदर के जितने भी सॉफ्टवेयर के वर्क हैं वो मैं कर सकती हूँ इजीली। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि मेरे पास वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो तमाम इनपुट्स हमारे पास हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पास होते हैं, तो क्यों ना मैं एक और काम करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ कि मैं मोबाइल का भी जो सेटअप है वो भी ओपन कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट मिक्स के मेरे पास एक ही इनपुट्स के थ्रू, एक ही रॉ मटेरियल्स के थ्रू मैंने उसको डिफरेंट प्रोडक्शन के मिक्सचर के उसके मुताबिक ढाल दिया उसे।
यानी अब मैं जो मेरे पास फिजिबिलिटी थी प्रोडक्ट्स की, उनको मैंने एज अ मिक्सचर, एज अ डिसीजन लेते हुए उसको डिफरेंट प्रोडक्शन के लिए बना दिया। इसलिए कहा जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन, यानी आपके प्रोडक्शन सिर्फ उस हद तक महदूद ना हो कि जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है। अगर हो सके तो आप उस प्रोडक्शन, उस कमोडिटी को, उस रॉ मटेरियल्स को, उस इनपुट्स को दूसरी प्रोडक्शन के लिए भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब यही है कि दोनों में जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी होगी तो लोग उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी से यहाँ हरगिज पौधों की कैपेसिटी नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ मशीनरी की बात हो रही है। बड़ी बड़ी जो मशीनरी होगी जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती हैं, या कोई ब्रिज वगैरह का ये कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, या आप ये जो पानी के लिए जो लोग खुदाई करवा रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड प्लांट। और उसकी कैपेसिटी, उसकी एनर्जी, बेसिकली इट कंसर्न विद feasible नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कम अज कम भी प्लांट कैपेसिटी इतनी हो, फिजिबिलिटी उसकी इतनी हो, उसकी पहुंच इतनी हो कि नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी के मुताबिक तो वो प्रोड्यूस करे। यानी अगर मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो मेरा प्लांट है, ये मेरी मशीनरी है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, तो एटलीस्ट वो 1000 यूनिट्स तो प्रोड्यूस करे। अगर वो मोर देन दैट करता है तो इट विल बी गुड, बट वो इतनी प्रोडक्शन तो करे जो मेरे मुताबिक मेरे लिए फीजिबल हो। नॉमिनल मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, और इसके अलावा वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता हो अपने पास। देन लोकेशन एंड साइट, टेक्निकल एनालिसिस के लिए फिर मुझे एक चीज़ ये देखनी होती है कि भाई मैं जहाँ पर प्रोजेक्ट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो वहाँ की लोकेशन क्या होगी। तो इट कंसर्न विद साइट लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं उस सिलेक्शन, साइट की सिलेक्शन करूंगी कि मुझे किस जगह, लेट सपोज अगर मुझे ब्रिज बनाना है तो मुझे किस जगह बनाना है। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ डिमांड, कि लोगों के उस ब्रिज को लेकर कितनी डिमांड है, कितने लोग जो है, पर्सन लोग जो है वो चाहते हैं कि यहाँ ब्रिज बने, इस एरिया में ब्रिज बने। देन आई हाईलाइटेड साइज ऑफ प्लांट, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ साइज ऑफ प्लांट कितना होना चाहिए। अगर मैं ब्रिज लगा रही हूँ तो कितने मीटर से कितने मीटर तक मेरा ब्रिज कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी वो मेरी पूरी दो, अगर डबल रोड्स हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक ब्रिज होना चाहिए, तो वो डबल रोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो उस हिसाब से हम साइज ऑफ प्लांट के मुताबिक जो है वो रखते हैं चीज़ों को। देन फिर आपको चाहिए होती है इनपुट रिक्वायरमेंट्स, यानी अब आपको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल। जब आपको ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ब्रिज बनाना है यहाँ पर, तो फिर अब आपने स्टार्ट कर दिया इनपुट रिक्वायरमेंट्स, यानी अब आपने कहा कि भाई हमें लैंड लेना है, गवर्नमेंट से आपने परमिशन ली है, फिर आपने जो है वो लेबर हायर किए हैं उस ब्रिज को बनाने के लिए, देन आपने कैपिटल यूटिलाइज किया ताकि वो लेबर यूटिलाइज करके बहुत इफेक्टिव और लीस्ट टाइम पर आपकी प्रोडक्शन आपको करके दे दें। इसके अलावा आपने इंजीनियर हायर किया है, दैट इज फॉर एंटरप्रेन्योर, जो आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको बेटर वे में जो है वो आउटकम करके देता है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, अब जैसे मैं ब्रिज की बात कर रही हूँ तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ ब्रिज बनना चाहिए, तो तमाम के तमाम जो इसके एक्सपेंसेस होंगे वो गवर्नमेंट उठाती है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं देखूँ कि कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में जो होती है वो रोड्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, तो वो क्या कर रही होती हैं, वो अपनी इंडस्ट्री को, यानी उसकी लोकेशन अच्छी करने के लिए वो आउटसाइड द देयर कंपनी और आउटसाइड देयर इंडस्ट्री वो क्या कर रहे होते हैं, वो एरिया को साफ करने के लिए रोड्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसीज की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एंड अदर फैक्टर्स, अदर चीज़ें कि ठीक है मैंने तो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, मैंने ये भी देख लिया कि ये एरिया यहाँ पर मुझे प्रोडक्शन, यानी मुझे ब्रिज बनाना है, कितने लोगों की डिमांड है, क्या प्लांट साइज होना चाहिए, कितने इनपुट्स होने चाहिए, ओके एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर मी। बट अदर फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड और पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। कि फिर वो ही बात आ जाती है जो हमने लास्ट इसमें बताई, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आप करते हो कि बेनिफिट कितना आ रहा है और कॉस्ट कितना आ रहा है, फिर उसके बिहाफ पे आप करते हो कि अगर आपको लगता है कि पॉल्यूशन से कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, ब्रिज बनाने से हमारा बेनिफिट इतना नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करते हो, आप इसको, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हो। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स।
आपके पास जो भी प्रोडक्शन मतलब आप करने जा रहे हो, टेक्निकली आपके पास ये टेक्नोलॉजी के साथ-साथ आपके पास मशीनरीज़, इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। लाइक प्लांट इक्विपमेंट होना चाहिए आपके पास, यानी मशीनरीज़ वगैरह। इसके अलावा मैकेनिकल इक्विपमेंट, अगर उन मशीनरी में कोई मसला आ जाता है, कोई खराबी आ जाती है, तो वो इक्विपमेंट्स भी, वो लोग भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ज़ाहिर है कि वो भी आपके पास ऑन द स्पॉट चीज़ें अवेलेबल हों, ताकि आपके काम में, आपके प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आ सके। अदर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी आपके पास मशीनरीज़ के अलावा रिक्वायरमेंट होगी, वो बेसिकली आपका बेस करता है आपके प्रोजेक्ट पे, कि प्रोजेक्ट है किस हिसाब से और प्रोजेक्ट किस चीज़ का है। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। देन इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स एंड अदर्स, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो आपके पास उस वक़्त ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। लाइक अगर मैं छोटी सी मिसाल ले लूँ, कि स्ट्राइक हो जाती है और हमारा प्रोजेक्ट वह रुक जाता है, तो इफ़ यू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो यू कैन कम टू द पॉइंट वेयर यू वांट। तो आप जिस जगह भी जाना चाहते हैं, उस पॉइंट पर आप पहुंच जाते हैं, अगर इफ़ यू हैव द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होनी चाहिए। देन स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स, आपके पास जो स्ट्रक्चर में और सिविल वर्क्स, मतलब आपके पास जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? साइट प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको वो जो लोकेशन है, जहाँ साइट है, जो एरिया है, उसकी प्रिपरेशन करना और उसकी डेवलपमेंट पे वर्कआउट करना। लाइक आपको प्रोजेक्ट मिला है कि आपने जो है वो गुलिस्तान जौहर में एक बिल्डिंग प्लॉट करनी है, तो आपने सबसे पहले उसमें प्रिपरेशन की, उस जगह की, कि कहाँ पर हमें बिल्डिंग प्लॉट करनी है, उसको किस तरह से डेवलपमेंट में की तरफ लेकर जाना है। फिर आपने क्या किया? बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। सिविलियंस का वर्क क्या होता है, कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो पूरा एक सपोज करें कि आपको एक ग्राफ बनाकर दे रहे होते हैं, कि हाउ टू प्लॉट योर बिल्डिंग, कि किस तरह से आप बिल्डिंग बनाएंगे, और उसका स्ट्रक्चर तक वो आपको बताते हैं कि इनर स्ट्रक्चर क्या होगा और आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बेसिकली ये भी एक जो सिविलियंस होते हैं वो लेबर हैं, और हम कह रहे हैं कि वो भी इसमें वर्कआउट कर रहे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। बट अगेन मैं एक बात कहूँगी, कि वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि बेसिकली प्रोजेक्ट है किस चीज़ का। प्रोजेक्ट अगर बिल्डिंग का है, तब भी आपको सिविलियन की ज़रूरत है। अगर आप प्रोजेक्ट आपके ब्रिज का है, तो उसकी भी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको सिविलियंस की ज़रूरत है, एंड सो फोर्थ। देन आउटडोर वर्कर भी आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, कि जो ना सिर्फ इनर वर्क करें, बल्कि आउटडोर वर्क, अगर हमें ऑन द स्पॉट चीज़ें चाहिए, तो हमारे वो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, हमें उनको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हमारे पास आउटडोर वर्कर मौजूद हों, जो कि हमें ऑन द स्पॉट वो चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम तक प्रोवाइड कर सकें। देन टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप जो सबसे मेन चीज़ देखते हो, वो है एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स। एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स जो होता है, वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। किस लिहाज से मैटर कर रहा होता है? देखिए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो होता है, वो आपको ना सिर्फ आपको आपके वजह पॉल्यूशन की वजह से ना सिर्फ आपको डिफरेंट डिजीज आप फेस कर रहे होते हो, बल्कि ये आपका एक तरह का ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहा होता है इससे। किस तरह से? अब आप जैसे बाहर जाएँ, ठीक है? घर पे आप अगर रहते हैं, तो आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते, ज़ाहिर-सी बात है आपने आराम किया हुआ होता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, या यूनिवर्सिटी जाते हैं आप, और उसके बाद जब घर आते हैं, तब अगर कोई भी कोई काम बोलता है, तो आप बड़ी फ्रस्ट्रेशन से जवाब देते हैं कि अभी मेरा दिल नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप बाहर के पॉल्यूशन को फेस करके आए होते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, बराबर में आपको आपका दिल नहीं चाह रहा बात करने का, लेकिन आपके जो बराबर में लोग हैं बैठे हुए, जो आपके बस में बैठे हुए हैं, रिक्शा में बैठे हुए हैं, तो वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रेस कर रहा होता है, क्योंकि इस वक़्त आपको चाहिए होता है मेंटली मतलब सुकून चाहिए होता है। इसके अलावा वर्क का इतना लोड होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आती हैं, और ये आपका जो बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर, वो चेंज कर रहा होता है। इसी तरह अगर मैं किसी प्रोजेक्ट की बात करूँ, द प्रोजेक्ट में कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन वेरियस वेज। एक प्रोजेक्ट है जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिफरेंट वेज से जो है वो इकोनॉमी के अंदर, या उस एरिया के अंदर क्रिएट करता है। हाउ? इट मे थ्रू गैशियस इमिशन, नॉइस, heat and vibrations, so we should be considered these questions. तो किस तरीके से हो सकता वहाँ से निकल रही होती है, या फिर आपके पास हीट निकल रहा होता है, या वो मशीनरी इतनी हैवी हो रही होती है, इतनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रही होती है, कि आप कहते हैं मेरा तो दिमाग हिल रहा है। तो ये भी आपका क्या कर रहा होता है, आपकी जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, उसको क्या कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा
डिसहार्ड कर रहा होता है। तो प्रोजेक्ट के थ्रू जो होते हैं वो आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो हमें किन किन क्वेश्चंस को जो है वो कंसीडर करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में। वो सबसे पहला है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेन्स एंड इमेजिन जनरेटेड। वो जो पॉल्यूशन आपके पास क्रिएट हो रहा है उसकी क्या टाइप है, क्या वो नॉइस पॉल्यूशन है या उसकी वजह से वो पॉल्यूशन ऐसा है कि वो आपके मतलब आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है, या उसकी वजह से जो जहरीली गैस ऐसी निकल रही है कि जो आपको डिजीज की तरफ लेकर मूव कर रही है। तो पॉल्यूशन की नौयत क्या है, उसकी टाइप क्या है, सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर। Then, what needs to be done for proper disposal of effluents and treatments of imaging? उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए कि हम इन पॉल्यूशन से अपने आप को बचा सकें, ट्रीटमेंट कर सकें। बेसिकली इकोनॉमिक्स के टर्म में जो ये पॉल्यूशन होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, ये आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू। एक्सटर्नैलिटीज बेसिकली ये होता है कि लाइक बायर और सेलर, बायर ने जो है वो डिमांड की और सेलर ने सप्लाई कर दी उस चीज़ की। ठीक है, लेकिन जब सेलर सप्लाई करने वाला था उससे पहले उसने प्रोडक्शन किया, और उस प्रोडक्शन के दौरान जो पॉल्यूशन क्रिएट हुआ उसमें आसपास के रहने वाले लोग जो थे वो बैडली इफेक्टेड हुए। कोई बीमार हो गया, किसी के सर में दर्द है, किसी के बुखार हो गया, कोई और मसले मसाइल हो गए। तो ये क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने इस चीज़ को बेयर अप किया, हालांकि वो उसने उस चीज़ की डिमांड भी नहीं की थी। लेकिन हुआ क्या कि फर्स्ट पार्टी ने डिमांड की, सेकंड पार्टी ने उसकी सप्लाई कर दी और थर्ड पार्टी ने क्या कर दिया, उससे इफेक्टेड हो गई। तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा कि जो थर्ड पार्टी है वो अगर फर्स्ट सप्लायर के पास जाए और उसे बोले भैया आप अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें, हम सब बीमार हो रहे हैं, सप्लायर उनको क्या जवाब देगा कि हाँ ठीक है, आप जो हुक्म दे रहे हैं वो मैं कर देता हूँ। नो, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा आई एम अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, और मैं अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, और मैंने जो है वो प्रोडक्शन तो करनी ही है, करनी है। अगर आपको पॉल्यूशन से मसला है तो ये अमाउंट है, और जो है कैम्स का ये अमाउंट आप पे ऑफ कर दें, हम पॉल्यूशन इन्वायरमेंट जो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुला लेंगे और वो पॉल्यूशन साफ कर देंगे, लेकिन हम अपने प्रॉफिट में से क्यों दें। तो फिर इस सूरत हाल में भी आपके पास क्या होता है, गवर्नमेंट आती है, आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखते हो, फिर गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट फिर उन पर जो है वो एक इम्पोजिशन कर देती है हाई टैक्सेस का, और वो टैक्सेशन कलेक्शन के बाद वो उसको रिमूव कर देती है उस पॉल्यूशन को। तो ये एक्सटर्नैलिटीज़ का चैप्टर भी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ज़रूरत थी बताने की तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट हो जाती है, और इन एक्सटर्नैलिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना था। अगर मैं एज सोसाइटी पर्सन मैं अगर उस सप्लायर के पास जाऊंगी तो वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाए, गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली नोटिस ले, तो वी विल कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो will the project be able to serve all environmental cleanliness and comply the statutory requirements? उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये जो पॉल्यूशन हमारे पास, सबसे पहले हमने देखा किस नौइयत का पॉल्यूशन है, फिर हमने कहा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी कि हम ये पॉल्यूशन ख़त्म कर सकें, बिल्कुल हटा सकें अपनी सोसाइटी से। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। इफ़ वी डू इट देन वी विल अडॉप्ट दिस टेक्निक, अदरवाइज वी हैव टू फॉरगॉन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर हम ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, तो दैट विल बी गुड, हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज जो चीज़ हमारी सोसाइटी और एनवायरनमेंट को ख़राब करेगी हम वो प्रोजेक्ट चूज नहीं करते। देन प्रोजेक्ट चार्ट्स एंड लेआउट्स। इसके अलावा आप अपने टेक्निकल एनालिसिस तो हमने पढ़ ली है भाई कि आपके पास अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए टेक्नोलॉजीज की। इसके अलावा आपके पास एनवायरनमेंट भी बेस्ट होना चाहिए, और आपको जो है आपको ये पता होना चाहिए कि विच विच इंटेंसिव इज बेस्ट फॉर यू। लेबर इंटेंसिव फॉर इकोनॉमी के, वो इकोनॉमी किस उस पर लाई कर रही है। तो हमने डिफरेंट उस पर पढ़ा, लेकिन क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं वो जो सिविलियंस होते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट का पूरा जिन्होंने मेंटेनेंस किया होता है, उन्होंने संभाला हुआ होता है, उनके पास डिफरेंट व्यूज है इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला होता है उनके पास प्रोजेक्ट चार्ट्स एंड लेआउट्स। वो क्या करते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते नहीं है, वो चार्ट्स बनाते हैं और उसके थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। हाउ? General functional layout, it shows that the relationship between equipments, building and civil work. Basically
वो क्या करते हैं, जनरल तरह का फंक्शनल लेआउट बना लेते हैं, ग्राफ मतलब आप बॉक्सेस की बात कर रहे होते हो वो बना लेते हो। आप उसमें बताते हो कि भाई मटेरियल फ्लो डायग्राम बनाते हो, उसमें बताते हो कि भाई हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आपने फ्लो डायग्राम के थ्रू बता दिया। प्रोडक्शन लाइन डायग्राम, फिर आपने बताया कि इस मटेरियल के थ्रू हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन लाइंस आ रही हैं कि ये मटेरियल ना सिर्फ लैपटॉप बनाने के लिए यूज़ हो सकता है, बल्कि लैपटॉप के सॉफ्टवेयर को ठीक करेगा, बल्कि हमारे एंड्रॉयड सेल्स के एप्लीकेशंस को भी ठीक कर सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन डायग्राम बन गई। ट्रांसपोर्ट लेआउट में हमें पता होना चाहिए कि ठीक है, हम इंडोर और आउटडोर सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों को कहेंगे कि अगर आपने हमारे पास से लैपटॉप ठीक करवाया तो हम आपको फ्री होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या हमारे पास से एंड्रॉइड सेल ठीक करवाया तो हम आपको फ्री वो प्रोवाइड करेंगे, या फ्री ऑफ कॉस्ट ना हो लेकिन हम कहेंगे हम आपके घर तक ये चीज़ पहुंचा देंगे। तो यू शुड हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन कौन से एरिया में लाई कर सकते हैं, वो भी आप लेआउट्स के थ्रू बता सकते हैं। यूटिलिटी कंजम्पशन लेआउट, सेटिस्फैक्शन कंजम्पशन लेआउट, यानी जो प्रोजेक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट आप ले रहे हो, वो आपको कितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, आपको उसके भी डिफरेंट लेआउट्स बताने पड़ेंगे कि इससे ना सिर्फ सोसाइटी सेटिस्फाई होगी, बल्कि सोसाइटी अगर सेटिस्फाई होगी तो गवर्नमेंट का भी इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट उस पर आप बताओगे कि इसका फ्यूचर भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी के अंदर, कि यानी सोसाइटी के बारे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू। कम्युनिकेशन लेआउट आपने डिफरेंट जाहिर सी बात है, एक प्रोजेक्ट एक पर्सन तो काम नहीं कर रहा होता, मतलब हिरार्की सिस्टम होता है, अपर लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। तो यू शुड नो कि किस तरह से कौन लोअर लेवल वाला जो है वो बिल्कुल अपर से नहीं बल्कि मिडिल से कम्युनिकेट करेगा, मिडिल वाला जो है वो अपर लेवल तक उनके सारे इश्यूज बताएगा, और जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो मिडिल वाला जो है वो अपर वाले से आस्क करेगा, एंड देन दे विल प्रोवाइड टू द लोअर लेवल। तो हमारे पास कम्युनिकेशन लेआउट में होना चाहिए कि किस किस तरह से जो है वो आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेआउट, ऑर्गेनाइजेशन का भी लेआउट होता है, और प्लांट लेआउट कि आपके पास मशीनरीज वगैरह का भी डिफरेंट, कि आपको सिर्फ एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने तरीकों की और किस तरह की मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। तो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, से वो प्रोजेक्ट किस हिसाब का है, प्रोजेक्ट किस चीज़ का है। देन स्केड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद आप क्या करते हो, आपने ये सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद आप स्केड्यूल करते हो कि प्रोजेक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग टू कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना लोगे कि आपने क्या करना है, कि ये तमाम एक्टिविटीज करनी है, यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेके प्रोजेक्ट के स्टार्ट यानी प्रोडक्शन के स्टार्ट तक जो भी पॉसिबल एक्टिविटीज हो सकती हैं, यानी तमाम लोअर लेवल के और मिडिल लेवल के और हाई लेवल तमाम जितने भी लेबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें, और वो उनको डिटेल तरह से ये प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोडक्शन से स्टार्ट करने से पहले तो जितनी भी पॉसिबल एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी आप हाईलाइट करेंगे। द सीक्वेंस इन विच वेरियस एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, जो सीक्वेंस है वो बहुत मैटर करेगी। तो जब भी आप एक क्लस्टर वे में जो है वो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हो, तो उसमें आप हाईलाइट कर देते हो कि सबसे पहले आपने कौन सी एक्टिविटी इम्पोज करनी है, देन सेकंड एक्टिविटी, देन थर्ड एक्टिविटी, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। The time required for performing various activities, it is compulsory कि जो टाइम पीरियड में जो काम परफॉर्म हो रहा है उसमें एक पर्सन को हायर किया जाए जो कि वो टाइम की रिकॉर्डिंग रखे कि इस टाइम पीरियड में हमारे पास ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो चुकी है। अदरवाइज अगर हम टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट एक्सीड भी कर सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर द प्रोजेक्ट। The implications of putting more resource or less resource than are normally required. अब होता ये है कि प्रोजेक्ट में मैंने जो भी एस्टिमेशन लगाया था वो तो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले लगा लिया था, लेकिन हो भी सकता है, नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जो कभी-कभी ज़्यादा रिसोर्सेस और कभी-कभी कम रिसोर्सेस भी नॉर्मल वे में जो आप रिक्वायर्ड आपके पास है वो यूटिलाइज हो सकते हैं। तो आपने क्या करना होता है, आपने कुछ अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रख देनी होती है, अगर हमें मोर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इजीली वो चीज़ कर सकें। ठीक है। देन आपके पास वर्क स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम लाइकली टू अराइज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन फेज एंड सजेस्ट पॉसिबल मीन्स फॉर कॉपिंग विद दैम।
यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और इन प्रॉब्लम्स का आपने सजेशन बताना है कि हर फ़ेज़ के अंदर आप जो भी आप प्रोडक्शन के दौरान को कौन-कौन सी जो है वो आप हर्डल्स फ़ेस कर सकते हो। लाइक अगर आपने कोई पुलिस मैन आ गया और उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो आपको उससे किस तरह से कॉपिंग करनी है, उससे वो सजेशन होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी आपने इल्लीगल वे में कोई काम हो रहा है तो आपने यू शुड हैव अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, और अगर नहीं है तो उसको किस तरह से आप सजेस्ट करोगे एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के आपको ये पता है कि हो सकता है कि आगे जाके मेरे पास जो है वो रिसोर्सेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो और अभी मेरे पास कम है, तो मुझे आइंदा के लिए पैसे भी एक्स्ट्रा रखने हैं। तो दैट विल बी द सिचुएशन कि आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। To establish the phasing of investment, taking into the account the availability of finance. जब आप डिफरेंट फेज से गुजर रहे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के, तो आप मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, उसको फाइनेंस करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप बीच में ही मिड काम करके और आप छोड़ दोगे तो वो पीछे के पैसे भी सारे आपके वेस्ट हो जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई, दैट्स वाई आपके पास क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकेगा। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है टू डेवलप अ प्लान ऑफ ऑपरेशंस कवरिंग द इनिशियल पीरियड। उसके बाद आप प्लान करते हो कि आपने किस तरह से अपना इनिशियल स्टार्टअप लेना है, यानी मेरे पास अब प्रॉपर वे में अगर मुझे 10 लेबर लोअर लेबर की रिक्वायरमेंट है, क्या वो कंप्लीट हो चुके हैं, जितनी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट अभी मुझे है क्या वो मेरे पास फुलफिल हो चुकी हैं, क्या फाइनेंसिंग के लिए इन लेबर को देने के लिए मेरे पास लेबर के वेजेस अभी भी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास पैसे हैं। जब हम इनिशियल स्टेजेस पे प्लान करके और उसको डेवलप कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड द प्रोडक्शन साइड और वी कैन से द प्रोजेक्ट साइड। नीड ऑफ कंसिडरेशन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो जाए और आप मूव कर जाए किसी और प्रोजेक्ट्स की तरफ, तो बेसिकली हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट से मुराद मेरी ये है कि नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट आप पूरा टोटली प्रोजेक्ट ही चेंज कर दें कि आपको ज़रूरत है कि भाई ये प्रोजेक्ट नहीं, मुझे जो है वो सॉरी, मुझे जो है वो ब्रिज से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त वो है जो लोग फ्लड में तबाह हो गए, उनके घर तबाह हो गए, तो मुझे उनको जो है वो रूफ प्रोवाइड करना है। तो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट आपकी चेंज हो गई। प्रोडक्शन प्रोसेस, मे बी आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए लगा रहे थे फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोसेस आपने कहा नहीं चेंज कर देते, हम थोड़ा एडवांसमेंट में लेके जाते हैं, जैसे दूसरे आपने किसी और का जो है वो प्रैक्टिकली देखी हुई चीज़ें। प्रोडक्ट क्वालिटी, मे बी आप प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मतलब आप क्वालिटी बहुत चीप बना रहे थे, लेकिन अब आपको लगा कि नहीं जब हम स्टार्टअप ही अच्छा ले रहे हैं तो हम क्वालिटी को भी बेस्ट कर दें। स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम फेजिंग, हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर टाइम फेजिंग ज़्यादा एक्सीड हो रहा है मेरे प्रोजेक्ट का, तो वो फिर कितना लिमिटेड, उसका भी एक स्केलिंग करनी है कि ठीक है अगर टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा पीरियड ना हो जाए, एक्सटेंड इतना ना हो जाए कि फिर उसके बाद आगे जाके मैं उसको ओवरकम नहीं कर सकूँ। देन फिर लोकेशन, हो सकता है मैं अपनी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपके पास यू शुड नो कि आपके पास ये की प्रोजेक्ट इंटरलिंकेजेस है जो कि बहुत ज़्यादा आपके पास इम्पॉर्टेंट है। वाई आई एम सेइंग दिस इज इम्पॉर्टेंट कि ये आपके पास जो चार्ट है ये आपको बता रहा है कि अगर आप देखें ये जो साइन है आपके पास ये साइन आपको ये बता रही है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा है आपकी डिमांड पे। अगर ये डिमांड एग्जिस्ट करेगी तो आपके पास प्रोडक्ट होगी, ठीक है, तभी आप प्रोडक्शन कर सकोगे। देन डिमांड में ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि बेसिकली साइज ऑफ द प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ पर लोकेट करनी चाहिए। देन आपके पास जो डिमांड है वो बेसिकली ना सिर्फ साइज पे बल्कि उसकी लोकेशन, उस प्रोडक्ट की लोकेशन पे भी डिपेंड करती है कि क्या अवेलेबिलिटी उस प्रोडक्ट की है। देन उसके बाद आपके पास जो साइज़ है, अगर मैं साइज़ बड़े की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है उस प्रोजेक्ट का साइज़ अगर इंक्रीज़ होगा तो आई शुड इंक्रीज़ माई प्रोडक्शन कॉस्ट। तो साइज़ का जो पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर आएगा, और वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली अगर आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ करनी होगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ करने के लिए यू शुड हैव टू इंक्रीज़ द सेलिंग प्राइस। आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करनी होगी और आपने अपनी टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिव करना होगा। देन आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद आप
इंक्रीज हो रही है, तो आपने देखा कि ठीक है मैं सेलिंग प्राइस से भी ओवरकम कर लूँगा, इसके अलावा मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं। इफ इट इज़ फुलफिल, तो इट मीन्स यू विल गेट द प्रॉफिटेबल पॉइंट, अदरवाइज यू हैव टू फॉरगोन दिस प्रोजेक्ट्स। दैट्स इट। होपफुली कि आप लोगों ने ये जो है इजीली गेट कर लिया होगा, लेकिन इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।